और मैं आपको एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ मुमताज साहब कि अमेरिका किसी भी हालत में इजराइल को किसी भी तरीके की वित्तीय सहायता देने के, फाइनेंशियल सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, ये दोनों पार्टी, यानी आपकी ट्रम्प की पार्टी और बाइडेन की पार्टी, ये दोनों पार्टी के लोग एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। कांग्रेस में बैठ करके बात करने को सहमत नहीं है, सिर्फ ठीकरा फोड़ रहे हैं एक दूसरे पर। लेकिन जो स्थिति गाजा की है, तो अब तो ये खबर आई है कि इमदाद अच्छी तादाद में अंदर दाखिल हो रही है, लोगों को इमदाद मिल रही है। डिप्लोमेटिक एजेंडा चलाकर नेगेटिव वहां पर इस तरह की फिजा को बना लेना चाहते हैं कि मैं ही सही हूं, हम सही हैं, बाकी सब गलत हैं और हम इंसानियत के परोकार हैं और ये जितने भी लोग हैं आसपास के खित्ते में, ये लोग दहशतगर्द हैं, ये दहशत फैला रहे हैं, इनसे दुनिया को खतरा है। जबकि खतरा सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू से है और उसकी उस खराब और गंदी मानसिकता से है जिसके पीछे करप्शन छुपा हुआ है और हमेशा सत्ता में बने रहने की लालसा छुपी हुई है। मुझे कि हम दूसरी जगह से ले सकते हैं, उसमें लाइट मशीन गन्स थी और वो असॉल्ट राइफल्स वगैरह थी, तो उसको मैंने परखा तकरीबन अब 20 साल के बाद। जब ये लड़ाई हुई तो मैंने ये देखा कि वो जो एक भोकाल हवा और एक ऐसी स्पेशल चीज के सिर्फ मेरे ही पास है इस तरह के हथियार, वो सारी की सारी चीजें इजराइल ने खूब चलाई और हमास जैसे अनट्रेंड, जो कि डिफेंस फोर्स नहीं है, वो फौजी नहीं है, उन लोगों से भी वो जमीन के ऊपर उतरकर लड़ नहीं पाए। तो यानी वो अपने ही हथियारों से अपनी ही हिफाजत नहीं कर पाए, अपने आप को नहीं बचा पाए। और तो आज भी वो हमसे जुड़े हैं, हम लोग बातचीत करेंगे राशिद रिजवी साहब से, जो हालात इस वक्त है और जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमास, और आज जो ऐलान किया है, आज स्पेन से जो तस्वीर आई है वो भी काबिल जिक्र है। स्पेन में आम हड़ताल के दौरान कारकुनान ने गाजा में इजराइल के कत्लेआम की हिमायत करने के आरोपी ब्रांडों को निशाना बनाया है और उस पर हमला कर दिया। ये रिपोर्ट आ रही है, अमेरिका की रिपोर्ट हमने बताई। तो दुनिया में आज अफ्रीका ने भी ये कहा है कि हमने जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है नेतन्याहू के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, वो पिटीशन एज रहेगी, क्योंकि दुनिया अब ये डिमांड कर रही है कि इस कत्ले आम के लिए जो है वो सजा मुकर्रर की जाए। राशिद रिजवी साहब, जिस तरह से आज फिर नेतन्याहू ने दोहराया है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई, गजा की जंग को हम तो फिर ये वॉर इज वॉर जो कहा था, ये क्यों कहा था, ये बयान क्यों सामने आया था, अब ये बयान क्यों दे रहे हैं, कौन सा डर इनको है, क्या खतरा है, और क्या अभी भी इनको लगता है कि वो ग्रेटर इजराइल बनाए बगैर मानेंगे नहीं, या ये धोखा दे रहे हैं अपने लोगों को, झूठ बोल रहे हैं, जबकि यहाँ पे उनकी हार साफ साफ दिखाई दे रही है। कोई ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने हासिल नहीं किया, कह रहे हैं कि अभी हम सभी ऑब्जेक्टिव्स हासिल करेंगे, जो उनके अहदाफ थे उसको हासिल करेंगे। राशिद रिजवी साहब। मुमताज भाई, इनसे यही सवाल कर रही है वहां की आवाम, वहां के लोग, वहां की मीडिया, कि जो आपने टारगेट बनाया था, आपने क्या क्या अचीव किया, वो देश के सामने रखा जाए। तो जो इन्होंने टारगेट बनाया था कि हमको हमास को खत्म करना है, हमको शांति लाना है, हमास का डर हमेशा के लिए खत्म होगा, हम इस तरह से हमास से कमर तोड़ देंगे, एक भी हमास आतंकी नहीं बचेगा। तो अब जब ये सवाल हो रहा है कि आपने वो टारगेट अचीव किया, तो जवाब में ये रिप्लाई आ रहा है कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है और ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेंगे। तो अब बयानबाजी का दौर ही चलेगा। और मैं आपको एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ मुमताज साहब कि अमेरिका किसी भी हालत में
इजराइल को किसी भी तरीके की वित्तीय सहायता देने के, फाइनेंशियल सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है। शटडाउन जो आपका लगा, इसमें लगभग 1 लाख लोगों की छटनी होगी जो सरकारी जॉब है। वहां की आबादी के हिसाब से 1 लाख बहुत है। हमारे ख्याल से जो वहां की पॉपुलेशन है वो हिसाब से 12% लोग छट जाएंगे। जिस देश में 12% लोगों की सरकारी नौकरी जा रही हो, किसान अलग परेशान हो, बिजनेसमैन अलग परेशान हो, तो उस स्थिति में आप अगर सपोर्ट करोगे इजराइल का फाइनेंशियल, तो आपकी लोग सड़क पे रहेंगे, आपके खिलाफ नारेबाजी होगी, आपकी गवर्नमेंट को पलटने की कोशिश होगी। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, ये दोनों पार्टी, यानी आपकी ट्रम्प की पार्टी और बाइडेन की पार्टी, ये दोनों पार्टी के लोग एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। कांग्रेस में बैठ करके बात करने को सहमत नहीं है, सिर्फ ठीकरा फोड़ रहे हैं एक दूसरे पर कि जो प्रीवियस की सरकार ने आकर के ऐसा किया, ये उसी की बर्बादी हम झेल रहे हैं, ये कहना है ट्रम्प की पार्टी का। बाइडेन और कमला हैरिस की पार्टी कहती है कि इन्होंने जो इतने गलत गलत फैसले लिए हैं, ये उसका परिणाम है, ये उसी का रिजल्ट है। जो इन्होंने एक साथ एक टैरिफ चार्ट खोल दिया पूरी दुनिया के सामने, सब पे टैरिफ लगा करके शेख चिल्ली बन गए। उसका असर ये हुआ कि जब हमारे यहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, हमारी चीजों के ऊपर भी दूसरे लोग चार्ज लगा रहे हैं और माल की कमी भी हमारे यहाँ हो रही है। जो हमारे यहाँ स्ट्रीट वेंडर हैं, उनके पास माल जब बाहर से आएगा तब तो वो बेचेंगे, वो तो खाली हाथ बैठे हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं है। तो इस तरह की स्थिति अमेरिका की है, जिसकी वजह से हमको नहीं लगता है कि अगर नेतन्याहू जंग छेड़ने की कोशिश करेंगे तो ट्रम्प उसमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करें। हाँ, एक शको शुबा है, वो शको शुबा ये है कि जो काम ट्रम्प खुद नहीं कर सकते, वो हो सकता है अरब देशों से करवाएं। सबको बोल दे यार तुमने मुझको 3,000 करोड़ का प्लेन दे दिया था, गिफ्ट किया था ना, एक काम करो तुम सब लोग मिलके 3-3 हजार करोड़ डॉलर दे दो इजराइल को। अब वो दे भी देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनको ये पता भी होगा कि इसी पैसे का मिसयूज मेरे खिलाफ भी हो सकता है, फिर भी दे देंगे। गुलामी भी कोई चीज होती है, मालिक के हुक्म का इनकार कैसा, वो कर देंगे। लेकिन जो स्थिति गाजा की है, तो अब तो ये खबर आई है कि इमदाद अच्छी तादाद में अंदर दाखिल हो रही है, लोगों को इमदाद मिल रही है, लेकिन जो जरूरत है जितनी, अब आप ये मान के चलिए कि 6 लाख लोग परेशान अगर हैं, तो 6 लाख लोगों के लिए अगर 6,000 ट्रक भी एक साथ एंट्री चली जाए तो पहले राउंड में तो नहीं हो पाएगा। इस लाइन को कम से कम 20-25 राउंड अंदर जाना पड़ेगा, तब जा करके लोग धीरे धीरे अपने पास इन सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। लोगों में एक डर है कि हम जमाखोरी कर लें, पता नहीं कल को उसने राफा बॉर्डर बंद कर दिया, माल ना पाए तो क्या होगा। तो लोग ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। एक बार उनको मिल गया है तो दोबारा फिर लाइन में लग गए, उसको घर में रख के आ गए। और घर भी कैसा उनका, कपड़े के तंबू पर सड़क के किनारे उन्होंने एक कपड़े के तंबू बना के रखे हुए हैं, उसी तंबू में वो लोग रहते हैं, पूरी सर्दी उसी में वो काटेंगे। क्योंकि जो अभी एक आकलन आया है, यूएन के माध्यम से एक आकलन आया है, उस आकलन में ये कहा गया है कि अगर गाजा का खाली मलबा हटाया जाए तो मलबे को हटाने में लग जाएगा 5 साल, मलबा साफ करने में लग जाएगा 5 साल। तो मुमताज भाई, जब उस मलबे को साफ करने में 5 साल लग सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने में
कितने साल लग जाएंगे। अगर मलबे हटाने में 5 साल लगेंगे तो आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में 10 साल और ऐड कर लिए, यानी 15 साल तक लोग बेघर रहेंगे, तंबुओं में अपनी जिंदगी बिताएंगे। जबकि हमने पहले भी आपसे ये कहा था कि ये अगर अरब वाले चाह लें तो आपकी जो ये आते हैं या छोटे छोटे कैनोपी टाइप के मकान आते हैं, जिसको आप कहते हैं कि इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे, रीइंस्टॉल होते हैं वो। तो ये रेडीमेड वॉल आती हैं उनकी फाइबर की, रेडीमेड उनकी छतें आती हैं फाइबर की, उनके रेडीमेड दरवाजे भी होते हैं फाइबर के। तो वो सारी चीजें अगर उनको तत्काल जल्द से जल्द मुहैया करा देंगे, तब ये लोग सर्दी से अब बरसातों में बच सकेंगे। वरना आप ये मान के चलिए, जो इजराइल के जुल्म से बचे हुए हैं, कितने तो सर्दियों के जुल्म में खत्म हो जाएंगे। तो और जो दूसरे हालात चल रहे हैं अंदर कि अबू शहाब के लोग छुप छुप के हमला कर रहे हैं हमास के ऊपर, और हमास के लोग उनको चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, और लोगों को इनाम भी उन्होंने रखा हुआ है कि आप हमको खाली ये इंफॉर्मेशन दीजिए कि अबू शहाब के लोग किस घर में हैं और कौन सा उनका अड्डा है, वो खबर आप देंगे, हम आपको इनाम देंगे। तो उनके लिए जो इजराइल के बाद दूसरा चैलेंज है वो ये अबू शहाब ग्रुप है। अबू शहाब प्रॉक्सी है, ये एक हिसाब से आईएस की एक ब्रांच है। ये प्रॉक्सी है इजराइल का। इसको इजराइल ने लगाया था कि जाके पता करो गाजा की सुरंगों की क्या स्थिति है, ये सुरंगों की जो सप्लाई लाइन है वो कहाँ से आ रही है, लेकिन उस तक ये पहुंच नहीं पाए। अबू कसाम के लोग इतने ज्यादा डिवोटेड होते हैं कि वो अपने मेंबर के अलावा किसी दूसरे ग्रुप के मेंबर से या किसी आम आदमी से या अपने फैमिली के लोगों से इस तरीके की बात भी नहीं करते कि किस सुरंग का रास्ता कहाँ जा रहा है और किसको कहाँ छुपा के रखा है, क्या माल आया है, क्या माल आने वाला है, ये मदद उनको कौन कर रहा है। ये इन लोग की एक ओथ होती है, एक शपथ, एक कसम होती है कि हमने जब से ग्रुप ज्वाइन किया है तो हम अपने ग्रुप के बाद सिर्फ ग्रुप में ही करेंगे, किसी बाहरी से नहीं करेंगे, वो चाहे अपना बाप हो, बेटा हो, भाई हो, माँ हो, किसी से नहीं करेंगे। तो इसीलिए उस सुरंग के बारे में तिलमिलाते रह गए, डोनाल्ड ट्रंप भी तिलमिलाते रह गए, नेतन्याहू तिलमिलाते रह गए कि आखिर इनकी सप्लाई लाइन आ कहाँ से रही है, जहां से इतने हथियार आ रहे हैं। हमने इतनी बुरी तरीके से हमला किया, हमने तो अपने हिसाब से सब खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी इनके हाथ में हथियार है, ये रॉकेट लॉन्चर से भी अटैक करते हैं, ये डायनामाइट भी लगा के हमारे टैंकर को उड़ा देते हैं, ये 147 से फायर भी करते हैं, ये ग्रेनेड भी फेंकते हैं। आखिर इतने हथियार इनको मिल कहाँ से रहे हैं? यही सबसे बड़ा सरदर्द है, और यही उनकी सोच थी कि एक बिल्कुल। मर्तबा सीज़फायर करके अपने लोगों को किसी भी तरह अंदर घुसेड़ेंगे और उस सुरंग का पता लगाएंगे, जो कि एक नामुमकिन चीज है। उन सुरंगों के बारे में तो वो पता नहीं कर सकते, अगर पता कर पाते तो अपने लोगों को ही पहले बचा लेते, उसके लिए सीज़फायर की जरूरत नहीं पड़ती। आज डोनाल्ड ट्रंप खाली बीच बीच में एक धौंस देते हैं कि अब हम सेकंड राउंड में आ गए हैं, हमास को रख देना चाहिए हथियार, उसको डिआर्म होना चाहिए। तो सेकंड राउंड में तो आपकी येलो लाइन भी तो आती है कि आईडीएफ सेकंड राउंड में येलो लाइन से पीछे चली जाएगी। आज तक बिल्कुल वो येलो लाइन में टिकी हुई है, बिल्कुल तो उसको भी पीछे जाना चाहिए। नेतन्याहू अपने लोगों के सामने अपनी हार को न स्वीकार करते हुए लोगों को आश्वासन दिया है कि अभी वॉर खत्म नहीं हुई है, हमने जो टारगेट बनाया था कि हम इसको अचीव करेंगे, हम इसको अचीव करके रहेंगे। यरूशलेम पूरा हमारा होगा, गाजा को हम एकदम डिस्ट्रॉय कर देंगे कंप्लीटली, हमास को पूरा खत्म कर देंगे, तब हम चैन से बैठेंगे, आपके सामने आएंगे। ये आज भी उनके स्टेटमेंट चलते रहते हैं, पर डे किसी न किसी मीडिया न्यूज घराने को ये कोई ना बिल्कुल कोई स्टेटमेंट इसी तरह देते रहते हैं। क्यों मुमताज भाई? बिल्कुल 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 ये सही कह रहे हैं। और ये स्टेटमेंट तो देखिए अभी जबानी वॉर तो चलेगी। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं इस्तकबाल करूंगा फिरोज बख्त अहमद साहब का, जो कि
मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के चांसलर रहे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर नदीम अहमद साहब, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर है, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, तमाम टीवी डिबेट में आप जाते हैं, बड़ी संजीदगी से अपनी बात को रखते हैं। तो सबसे पहले मैं फिरोज बख्तमर साहब और यहाँ पे जयदीप साहब ने हिब्रू मीडिया के हवाले से जो अपडेट दिए वो भी मैं पहुंचा दूं। उन्होंने कहा एक बार फिर नेतन्याहू ने अपनी आवाम को ईरान के खतरे के तई आगाह किया है। तो जाहिर सी बात है कि ये बार बार न सिर्फ ये कि अपनी आवाम को बल्कि अरबों को भी एक जमाने से ईरान से डराते आए हैं, लेकिन अब चूंकि अरब ने एक ताल्लुकात रिश्ता कायम कर लिया है, बीच में चीन है और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो अब तो वो बात रही नहीं। सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं कि नेतन्याहू सिर्फ इजराइल को नहीं डरा रहे, बल्कि उन्होंने अमेरिका को डराया। उन्होंने कहा कि ईरान को हमने रोक रखा है, वरना ईरान तो अब इतना ताकतवर हो रहा है कि उसकी मिसाइलें अमेरिका को तबाह कर देंगी। तो ये जो ईरान रुका हुआ है ये मेरी वजह से, यानी अमेरिका को हम सेफ्टी दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, इसलिए हमें टैक्स दो। यानी जैसे अमेरिका अरबों से टैक्स वसूल करता है, गुंडा टैक्स बचाने के नाम पे कि हम तुम्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू अमेरिका से, लेकिन सवाल यह है कि वहां तो शटडाउन हो गया, अमेरिका में तो खुद ही लाले पड़े हुए हैं, तो अब वो क्या करेगा, कैसे करेगा। लेकिन बहरहाल नेतन्याहू की मुश्किल ये है कि दो तरह के खतरे हैं। एक तो ये कि अगर वो अपने टारगेट की बात नहीं करते हैं तो उनकी सरकार चली जाएगी, बैसाखी पे सरकार है। दूसरी बात ये कि अदालत जो है वो मुंह फाड़े खड़ी हुई है। अभी कल उन्हें पेश होना पड़ा, लेकिन वो बहाने से चले आए और इसीलिए उन्होंने बयान दिया है कि गजा में अभी वॉर जो है वो खत्म नहीं हुई, और यही बात उन्होंने अदालत में कही होगी। तो बहरहाल ये चीजें चले। इसके अलावा और जयदीप साहब ने जो कहा, और मैंने भी वो खबर पढ़ी है कि आज जो है यमन ने, अंसारुल्लाह लाहौती ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल महमूद अब्दुल करीम की शहादत का ऐलान किया है, और ये जाहिर बात है शहीद हो गए थे, तो आज उनकी शहादत का जो है वो बाकायदा ऐलान किया है। नसीरुद्दीन साहब सही कह रहे हैं कि वहां पे हर रोज 600 नहीं बल्कि 800 ट्रक की जरूरत है कि वहां पे माल जाए, लेकिन अभी 300-400 ट्रक ही जा रहे हैं। लेकिन ऐसा आपसी उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द हालात वहां पे बहरहाल अच्छे होंगे। जयदीप साहब ने एक ब्रेकिंग न्यूज दी है, तिल अवीव में इजिप्टियन दूतावास के पास गोलीबारी की प्रारंभिक रिपोर्ट आ रही है कि वहां पे गोलाबारी हुई है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है तिल अवीव में ऐसा हो रहा है। तो बहरहाल इस पे भी हम और देखेंगे क्या हालात है। लेकिन सबसे पहले मैं आऊंगा, अच्छा मैं बात कर लेता हूँ पहले प्रोफेसर नदीम अहमद साहब से। नदीम अहमद साहब कैसे हालात को देख रहे हैं? जंग बंदी हुई है, खुशी की लहर है, हर कोई खुश है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जंग की तलवार अभी भी लटकी हुई है। अभी भी नेतन्याहू को भी लग रहा है कि अगर जंग बंद हो गई तो उनके केस ओपन है, वो शुरू हो जाएंगे, फिर सरकार भी जा सकती है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जंग को किसी न किसी तरीके से जारी रखा जाए। लेकिन क्या वाकई ये जंग जारी रख पाएंगे? क्या आपको हालात दिखाई दे रहे हैं प्रोफेसर नदीम अहमद? देखिए ये जंग इतने दिन जो चली उसकी एक बहुत अहम वजह यही थी कि नेतन्याहू को बचना था, और वो जो ट्रायल उनके ऊपर चल रहा था उसे किसी भी तरीके से आगे टालना था। ये जंग इतनी लंबी चलती नहीं, इसे जबरदस्ती चलाया गया और इसी सिलसिले में जोड़ा गया ईरान को भी। और ये जितनी बातें अभी आपने ईरान से मुताल्लिक बताई हैं, बात बिल्कुल सही है कि इजरायली मीडिया और खासतौर पर ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ये खबरें, अफवाहें नई नई उड़ाने में और बनाने में माहिर हैं, और ये मोस्ट करप्ट पर्सन है। ये उस पूरे खित्ते के लिए, उस पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा है, और ये अफवाहें उड़ाकर, झूठ बोलकर और एक डिप्लोमेटिक एजेंडा चलाकर नेगेटिव वहां पर इस तरह की फिजा को बना लेना चाहते हैं कि मैं ही सही हूं, हम सही हैं, बाकी सब गलत हैं, और हम इंसानियत के परोकार हैं
और ये जितने भी लोग हैं आसपास के खित्ते में, ये लोग दहशतगर्द हैं, ये दहशत फैला रहे हैं, इनसे दुनिया को खतरा है, जबकि खतरा सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू से है और उसकी उस खराब और गंदी मानसिकता से है जिसके पीछे करप्शन छुपा हुआ है और हमेशा सत्ता में बने रहने की लालसा छुपी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि हालात अभी इतने ज्यादा साजगार नहीं हुए हैं जितने हमें दिख रहे हैं बज़ाहिर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसान इजराइल को भी हो रहा था। हमने देखा बाद में जब पार्लियामेंट में संबोधन किया नेतन्याहू ने, तो उन्होंने खुद बताया अपनी पार्लियामेंट को, अपनी आवाम को, कि तकरीबन 2000 उनके फौजी मारे गए हैं। तो 2000 इजराइल की फौज के फौजियों का मारा जाना एक बहुत बड़ी तादाद मैं कहूंगा, और मैं ऐसा समझता हूं कि ये जब से इजराइल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, इतनी बड़ी तादाद तकरीबन उस पूरे के पूरे दौर में, यानी पिछले 50-60 साल के अंदर नहीं हुई होगी उन लोगों की, फौजियों की मौत जितनी इन 2 साल में हो गई है। और 2 साल के अंदर इजराइल ने बहुत सारी चीजें सीखी भी हैं, समझी भी हैं, और वो चीजें जिनको लेकर वो बहुत एक बड़ा झूठ, भ्रम, मायाजाल फैला रहा था, यानी हथियारों को, कि मेरे पास कुछ स्पेशल हथियार हैं और इन हथियारों के दम पर मैं कुछ भी कर सकता हूं, और वो एक ब्रोकर की हैसियत रखता है। यानी दुनिया भर के अंदर आप ऐसा समझें कि जो लाइट आर्म्स हैं, इसकी ब्रोकिंग सबसे ज्यादा अगर कोई देश करता है, मुल्क करता है, तो वो इजराइल है। और मुझे बहुत अच्छे तरीके से एक बात याद आ रही है, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था और मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरे पास एनसीसी थी, तो मैं बहुत ज्यादा हथियारों को लेकर संजीदा भी था और उसमें दिलचस्पी भी रखता था, खासतौर पर जो पैरामिलिट्री के पास या इंडियन डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पास जो लाइट आर्म्स होते हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन होता था, तो मैं पूछा करता था अक्सर कि ये वाला आर्म्स कहाँ का है, फौजी अपने उस्ताद से, एनसीसी के एएनओ से या छोटे रैंक के ऑफिसर से, तो वो बताया करते थे कि ये इजराइल से आए हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि सर हम इजराइल से ही हथियार क्यों लेते हैं, तो एक बड़े ऑफिसर ने मुझे डांटा और कहा कि तुम अटपटे सवाल करते हो, और उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि इसमें बहुत लंबी और बहुत गहरी ब्रोकिंग है और इसमें बहुत ज्यादा कमीशन मिलता है रक्षा सौदे के अंदर। मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त ऑफिसर हयात होंगे या नहीं, लेकिन बड़े बेबाक थे और मैंने बहुत ज्यादा बेबाकी भी उनसे ही सीखी। तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर एक डील है और डिफेंस वाला जो सौदा होता है इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, तो ये हमारी मजबूरी है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि ये इतने बेहतर हथियार नहीं है जितने कि हम दूसरी जगह से ले सकते हैं। उसमें लाइट मशीन गन्स थी और वो असॉल्ट राइफल्स वगैरह थी। तो उसको मैंने परखा तकरीबन अब 20 साल के बाद, जब ये लड़ाई हुई तो मैंने ये देखा कि वो जो एक भोकाल, हवा और एक ऐसी स्पेशल चीज के सिर्फ मेरे ही पास है इस तरह के हथियार, वो सारी की सारी चीजें इजराइल ने खूब चलाई। और हम्मास जैसे अनट्रेंड, जो कि डिफेंस फोर्स नहीं है, वो फौजी नहीं है, उन लोगों से भी वो जमीन के ऊपर उतरकर लड़ नहीं पाए। तो यानी वो अपने ही हथियारों से अपनी ही हिफाजत नहीं कर पाए, अपने आप को नहीं बचा पाए। और ये जो बात है जिसका इंकशाफ हुआ अभी 5-6 दिन पहले, 4-5 दिन पहले पार्लियामेंट में, खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 2000 मौतें हो गई हैं, ये अमवात बहुत बड़ी अमवात है। तो यानी वो सारी की सारी चीजें, वो सारे के सारे हथियार जो बहुत महंगे रेट में दूसरे ममालिक को बेचे जा रहे थे, कहीं ना कहीं उस पर भी कदगन लगेगा। अब लोगों को इस बात को भी सोचने और समझने की जरूरत है कि महज एयर स्ट्राइक ही एक ऐसा वाहिद जरिया रही है जिससे फिलिस्तीनियों की मौत होती रही, और जमीन पर उतरने के बाद इसराइल की डिफेंस फोर्स उस तरीके से नहीं लड़ पाई और वो बेअसर साबित हुई है। चाहे आप उधर लेबनान में देखें, चाहे इस तरफ देखें, या वहां अभी जो इन्होंने स्ट्राइक की यमन के अंदर, एयर स्ट्राइक की बदौलत ही ये लोग अपनी पकड़ को मजबूत बना पाए। या फिर वहां ईरान के अंदर जमीनी तौर पर तो इनके आर्म्स, एम्युनिशन सब बेअसर साबित हुए, और ना ही हिम्मत, ना हौसला और ना ही उस तरह का जज्बा हमें कहीं दिखाई दिया। और कई बार तो इस तरीके के वीडियो भी सामने आए कि फौजी भाग रहे हैं, और कुछ मजाहिया खबरें भी सामने हमारे आती रही। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, देर में हुआ है। मैं दुआ भी करूंगा और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि लंबे
टाइम तक चलते रहना चाहिए, अमन अब होना चाहिए, लेकिन मुझे इसके आसार ऐसे लगते नहीं हैं। बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं वो नेतन्याहू, और वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। कितने ही लोग मर जाएं, कितने ही लोग बर्बाद हो जाएं, बस्तियां की बस्तियां खत्म हो जाएं, पूरी गजा पट्टी खत्म हो जाए, 5 साल तक उसका मलबा नहीं उठ पाएगा। कितना मलबा है ये, यानी ये दुनिया का एक बदतरीन हमारे सामने अलमिया सामने आया है कि ऐसा शहर, ऐसा इलाका कि जिसको पूरी तरह से खंडहर बना दिया गया और उसमें कुछ बचा ही नहीं। इंसान वहां का जमीन के अंदर ही जमींदोज हो गया। जो मकानात के अंदर रहने वाले लोग थे उसमें मासूम बच्चे हैं, और दुनिया को रोकते 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 भी इतने दिन लग गए कि 2 साल हो गए। मर कौन रहे थे? मर रहे थे वो मासूम जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। मर रहे थे वो शहरी, वो औरतें, बंद हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे वो स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल, जहां पर बच्चे पढ़ते और पढ़ने के बाद कुछ बनते। और दहशतगर्दी का नाम दिया गया, मस्जिदों को नहीं छोड़ा, हॉस्पिटल्स को नहीं छोड़ा। यानी ये दुनिया की बदतरीन, इस सदी के अंदर इससे बुरा हादसा कोई, इससे बुरा वाकया कोई इंसानियत के खिलाफ हो नहीं सकता। सोचने की जरूरत है, और लोगों ने, ममालिक ने बहुत देर कर दी, इसे बहुत पहले रुकवा देना चाहिए था। हमने देखा कि दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज भी फेल हो गई, वो अपनी जबानी बिल्कुल हरकत की वजह से बोलती रही, चलाती रही उसे कि जी इसको गिरफ्तार कर लो, इसके खिलाफ वारंट है, इसको रोक देना चाहिए। और बड़े बड़े लीडरान के स्टेट्समैन बार बार आते थे। कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने आगे बढ़कर हिम्मत जुटाई, कुछ लोग गजा तक भी पहुंचे समुद्री रास्ते से। लोगों ने जगह जगह मुजाहिरे किए, उन ममालिक के अंदर मुजाहिरे हुए जहां हम सोच भी नहीं सकते थे। यानी वो नेटो के ममालिक जो खुद एक तरीके से अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे या खड़े रहते हैं, उन्होंने भी, वहां की आवाम ने भी अपने सरकार, अपनी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। और कई ऐसे वाकयात हमारे सामने आए कि अपने लीडरान को उन्होंने काले झंडे तक दिखाए इन सब चीजों को लेकर, लेकिन बावजूद उसके सिर्फ जबानी जमा खर्ची होती रही और उसका नतीजा कुछ नहीं हुआ। आखिर में जब ये देखा कि लोग मर रहे हैं, मुझे यहाँ पर एक बात और बहुत खास है जो मैं बताना चाहूंगा। मैंने वो पूरा स्टेटमेंट ट्रम्प का देखा जो उन्होंने इजरायली पार्लियामेंट में दिया। उसमें उन्होंने एक जुमला ये बोला कि मैंने बचाया, मैंने रोककर बचाया। इजराइल की फोर्स बहुत बड़ी तादाद में मर रही थी, इजराइल को मैंने बर्बाद होने से बचाया। यहाँ सर इस बात को देखेंगे 2 साल में जितनी भी अमवात हुई और जितना भी आपके पास डाटा है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि चौथाई, उससे 4 गुना कम से कम डेथ हुई है। और उसमें मासूम बच्चे इतनी बड़ी तादाद में, दुनिया में किसी भी जंग में नहीं मरे होंगे जहां पर स्पेशली टारगेट करके जेनोसाइड किया गया है। इतनी बड़ी तादाद में आज तक बच्चों का मरना हमारे लिए कितनी अफसोसनाक बात है। इससे पहले मैंने, अब से 10 साल पहले सीरिया से एक तस्वीर आई थी तो दिल रो उठा था। यानी सीरिया में भी बच्चों के एक मॉर्चरी का मैंने वीडियो देखा था, फोटो देखा था, तो दिल भर आया था। वो फोटो अभी तक है मेरे पास। लेकिन उसके बाद से ये तो तादाद का ही पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आप बताइए, मीडिया तक को रोका जा रहा है। यानी इंटरनेशनल मीडिया थी, मीडिया के लोग, इतनी बड़ी तादाद में उन्हें बेचारों को शहीद किया गया। यानी इंसानियत तो कोसों दूर चली गई थी इस पूरी लड़ाई में। यानी इसका तो मकसद ये था कि किसी भी तरीके से जो इंसानी जाने हैं उनको मिटा दो और इनके हिमायतियों को भी मिटा दो, यानी फना कर दो किसी भी तरीके से, सिर्फ इस वजह से कि मैं बचा रहा हूं। मेरे ऊपर जो मुकदमात और ट्रायल चल रहे हैं उसे किसी यही तरीके से मकसद लंबा, था। प्रोफेसर और कोई नदीम, मकसद बिल्कुल नहीं है। आप सही कह दूसरा रहे हैं। जी 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 जी। था माल को लूटने का था, और वो माल लुटाई वाला चक्कर भी उसमें साइड हो गया। उसके लिए जरूरी था जब इन लोगों ने ये पूरी तरह से इस एतमाद के साथ देख लिया कि ये लोग अपनी जमीन को छोड़ेंगे नहीं, तो इन्होंने मारना ही शुरू कर दिया। फिर इन्होंने कहा इन्हें सबको ही मार दो। भुखमरी को हथियार दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं बनाया होगा, रहम नहीं आया, तरस नहीं आया। और ये वो लोग हैं सर जो खुद कहते हैं कि हमारे ऊपर हॉलोकास्ट हुआ था। यानी ये दुनिया के वो शरीफ लोग हैं जो प्रोपेगेंडा चला कर अपने आप को मजलूम बताते रहे और बनाते रहे, और मजलूमियत के नाम पर
मजलूम दिखा दिखाकर दुनिया भर से चंदा लेते रहे, हमदर्दी लेते रहे, और उन ममालिक ने इनका साथ दिया कि जी ये तो पिटे पिटाए लोग हैं, ये तो आकर बसे यहाँ पर, ये तो थके हारे लोग हैं। अब बताइए ये थके हारे लोग जो खुद मजलूम थे उन्होंने क्या कर दिया? अगर ये ठीक ठाक होते तब क्या करते, आप अंदाजा लगाएं। तो बहुत ही बिल्कुल। शर्मनाक ये सब चीजें हुई हैं हमारे लिए। तो बेइंतहा अफसोस की बात है, शर्म की बात है, दुनिया को सोचना चाहिए। और अगर ऐसा फिर होता है, और मैं देखिए आपको बता रहा हूं कि ये शख्स कुछ भी कर सकता है, इसकी जबान का कोई भरोसा ही नहीं। ये कुछ नहीं, ये कोई डिप्लोमेसी कुछ नहीं जानता, ये एक बेरहम है। और हिंदुस्तान में जिस तरीके से खराब लोग हुए हैं, कंस, और हमारे पास जो एपिक है रामायण, उसके अंदर रावण वाला कैरेक्टर है, ये बिल्कुल उसी सिस्टम का आदमी है। ये अपने लिए, अपने बचाव के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने वर्चस्व को स्थापित, अपनी चौधराहट को कायम रखने के लिए झूठ भी बोलेगा और लोगों की जान भी ले लेगा। इसे सिर्फ खुदगर्जी है और इसे कोई मतलब नहीं है, और इसके ऊपर कोई दबाव भी नहीं पड़ता है। जैसे ये दबाव में आता है तो भाग जाता है उधर अमेरिका से फिर इसे सपोर्ट मिल जाती है। अगर सपोर्ट बिल्कुल। इतने दिन तक नहीं मिलती तो ये खेल इतना लंबा चलता ही नहीं। पूरी सपोर्ट थी और पूरी जगह को हड़पने का इनका एपिसोड था, पूरा सीरियल चल रहा था ये, जिसमें ये नाकाम हो गए, लोग मरते गए, लोग परेशान होते गए, और अवामी तौर पर जो मुजाहिरे हुए हैं उससे दुनिया भर में दबाव बना और मजबूर हो गई एजेंसियां भी बार बार कहने पर, तब जाकर ये कहीं रुका है। और इसको रोकने के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत दिन तक ऐसा रहेगा। ये आदमी कभी भी कुछ भी कर सकता है, बहाने बना रहा है, मुझे डेड बॉडी दो, ये दो, वो दो। इसे ये अमन को पसंद करने वाला ही नहीं है, इसे अमन चाहिए ही नहीं। बिल्कुल। इसको तो यही सब बिल्कुल। चक्कर बिल्कुल। चाहिए, और इन सब चक्करों की आड़ में खुद बचा रहे बस।